वंदे इंद्र हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जल वितरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय जय। हिंद हिंद। अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हाँ, अब मैं सबसे पहले हमारी लालवानी आंटी को मंच पे बुलाना चाहूंगा। एक कुर्सी दे दो, एक चेयर दे दो, ऊपर एक चेयर दे दो प्लीज। जो कि जो अपनी जो तकलीफें हैं जो उन्होंने अपने मन में रखी हुई हैं उसको वो आज साझा करेंगी। एक बार इनका स्वागत करिए जोरदार तालियों के साथ। और अब मैं हमारे लालवानी आंटी से करूंगा कि वो शुरुआत करें। जय झूलेलाल। माता खे थोड़ी टुकड़ी पंहिंजी कहानी बि ॿुधायां। मुंहिंजो छोकिरो जेको मेडिकल में पढ़ंदो आहे उहो नंढो हो, 20 साल जो, 50 साल पहिरीं जी ॻाल्हि ॿुधायां।
नंढिड़ो बिल्कुलु असांजे घर में कुझु बि कान हुयो ज़मीदार खां त हिकिड़े चई मूंखे मम्मी बुख लॻी आहे ॾाढी मां मूंखे रोटी ॾियो हुनखे बाजरी मानी हेॾी नंढड़ी पचाए ॾिनी बाजरी मानी नंढड़ी पचाए ॾिनी ऐं मखणु थोरो ॾिनमांसि हुनखे ॾेई करे आउं वयसि ॿिए कमरे में बंदर जो आयो सो पुठियां खणी वियो उहे त रोए त मानी मां छा खां अञा उहो रोए पियो त मथां वरी आयो पाकिस्तान वारनि जो फोन असांजी जीप भरिजी अचे थी तव्हां हा असांखे लॻे घर में कुझु कोन पोइ मूं मुंहिंजे घोट खे फ़ोन कयो ऑफिस में चयोमांसि अचनि पिया की तूं चिंता न कर अचां वठी आयो सीधो सामान उन्हनि खे खारायोसीं पीआरियोसीं सुठी तरह खाधो ऐं ख़ुशि थी विया ऐं पंहिंजो मुंहिंजो ॿारु हुते रोए पियो हू हुते नंढिड़ो ॿियो मुंहिंजो उहो हुते अलॻि पियो रोए ऐं हू ॿार पाकिस्तानी आया उन्हनि खे असां रोटी खाराई खाई ख़ुशि थिया उन्हनि जो नालो हो खमूमल बसूमल लीलो मूलो इहे 4 नाला हुआ मूंखे यादि आहिनि 4 नाला 50 साल पहिरीं जी ॻाल्हि आहे वीचारनि खाधो खाई पी ख़ुशि थिया विया वरी विया बाज़ारि में घुमणु घुमी फिरी आया वरी रोटी वरी मूं ठाही खाधो पर मूंखे हेल्प करण वारो केरु कोन पर मूंखे हिमत भॻवान जी ॾिनी गुरू छॾे कोन थो गुरू मोकिले थो वरी उहो परीक्षा वठण लाइ भई परीक्षा वठां ॾिसूं छा था कनि पर असांखे भॻवान गुरूअ अहिड़ी दया कई कृपा कई जो हीअ अची विया त वरी ॿ ॾींहं तरसी वरी ॿी हिकु जीप आहे पाकिस्तान में वरी उन्हनि लाइ थियो उन्हनि खे खारायोसीं पीआरियोसीं मौज कई ऐं जो हाणे सभु खाई पी ख़ुशि थी विया राति रहिया त सुबुह जो वेठा पियो सुबुह जो खपे वरी सुबुह जो उन्हनि खे खारायोसीं मुंहिंजो घोटु किथां पहुची करे हाणे पूरी करे उन्हनि खे खाराई मौज थी वई असांखे ॿियो हाणे आउं ख़ुशि आहियां झूलेलाल असांखे कृपा कई आहे मौज ॾाढी सुठी कई अथसि हाणे त घुरण में शर्म थो अचे हाणे त घुरण में शर्म थो अचे बाक़ी असांजे लाइ मौज थी वई सभिनी खे बाक़ी पहिरीं असांजी दुख ठाहिनि से असीं कंहिंखे ॿुधाए कोन था सघूं असांखे रोटी खाइण लाइ कोन कॾहिं खाईंदासीं त कॾहिं कोन खाईंदासीं कॾहिं ॿार मुंहिंजा पण वरी वियासीं असीं खैरतल ॾे गांव मां खैरतल वियासीं त हुते असांखे संत चयो की हिननि खे वठी वञो ई कुझु ठहंदव तव्हांजा ॿार की तव्हांजा ॿार ई कुझु ठहंदा वियासीं आयासीं जयपुर में असां चई साईं असांजी तनख़्वाह आहे 212 रुपया मथां थी चई आउं तव्हांखे मोकिलींदी मूं वटि जहिड़े चयोमांसि तव्हां मोकिलिजो न आशीर्वाद कजो असांखे आशीर्वाद कजो पोइ हुननि असांखे हिकिड़ो डॉक्टर ठहियो मुंहिंजो पुटु वरी ॿियो ठहियो वरी टियों ठहियो हिकु ॾींहुं पुठियां ठहंदासीं संत जी अहिड़ी कृपा थी असां ते ठही हींअर असांखे दुआरूं कई सुठियूं मूंखे मस्तु मिलियूं आहिनि बढ़िया ऐं पंहिंजो दुआरूं ॾाढियूं सुठियूं मिलियूं आहिनि कई नुंहं डॉक्टराणियूं ऐं पुट मुंहिंजा डॉक्टर सभिनी खे दया सभु दया कजो मुंहिंजे बचनि जो माफ़ु कजो जे ग़लती मूंखां थी वई हुजे त माफ़ु भाई आंटी के लिए इन्होंने अपनी जो तकलीफें भी बताई और उसको तकलीफों से कैसे इन्होंने पार पाया पूरी वो बतानी क्योंकि इमोशनल ज़्यादा हो जाएंगी तो अब मैं हमारे प्रेसिडेंट साहब को बोलूँगा कि इनका सम्मान करें एक बार तालियां बजा दीजिए इनके लिए लाल सबई का लेला बाबलानी अब मैं बाबलानी को बुलाना चाहूँगा वो भी अपनी कुछ चीज़ें अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आपके साथ साउंड यार साउंड बढ़ाओ
बाबलानी साहब अगर आप हिंदी में शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर पॉसिबल हो, नहीं तो सिंधी में भी कर सकते हो। मां सिंधी में ॻाल्हाईंदुसि। इहे असां पाण में कॾहिं पंहिंजे बुज़ुर्गनि खे यादि कयूं ऐं उहे जेके ॾींहं हुआ पाकिस्तान जा पाकिस्तान जा पंहिंजे सिंध हुई ऐं सिंध इन लाइ मूंखे ॾाढो सुठो लॻो, ॾाढो सुठो लॻो आहे असांजे बुज़ुर्ग जेके हुआ आहिनि यादि कयूं त हुननि असांखे जीअं तकलीफ़ पई हेलो पालियो ऐं वॾो कयो, असांखे लाइक़ु बणाए। त मुंहिंजो इहो पार्टीशन जो एक्सपीरियंस इहो आहे त मां जॾहिं मुंहिंजी फैमिली असांजी मुंहिंजो फादर मदर ऐं असांजा चाचा गॾु रहंदा हुआसीं त पार्टीशन जो जॾहिं टाइम आयो 1947 जो त असीं कराची में हुआसीं। त मां आई वॉज बॉर्न इन कराची, मां मुंहिंजो जनम जेको थियो कराची में थियो आहे। मुंहिंजी उमिरि हींअर 87 साल जी, मां 1939 जनवरी जो मुंहिंजो बर्थ आहे। उहा थोरी घणी मूंखे यादगिरी आहे त कीअं असां भई उतां पार्टीशन थियो ओचितो ओचितो असीं शिफ्ट में निकिरी करे बॉम्बे आयासीं। बॉम्बे में अची करे सॼे प्रोसीजर मां अची असां बॉम्बे ते पोर्ट ते शिफ्ट में वॾी उते अची वियासीं। पोइ असांखे कीअं वॾनि सभई इकठा हुआसीं ऐं कीअं वॾनि सॼो करे पहिरीं त बॉम्बे में कल्याण कैंप हुई, कैंप में सॼी थी, पोइ त पाण हाणे गुज़ारो कीअं थिए भई ॿार कीअं आहिनि किथे थिए कुझु बिल्कुलु कुझु कान हुआ, बेघर थी वियासीं। इन करे पोइ असांजा वॾा मुंहिंजो फादर मुंहिंजो मदर हिन सम्झी करे सोचियो त भई वॾनि मुंहिंजे फादर जा जेके चाचा हुआ उन्हनि जो मुंहिंजे फादर जो मुंहिंजो ग्रैंड फादर जी बचपन में उन्हनि जी डेथ हुई। मुंहिंजे फादर खे मुंहिंजे चाचनि पालियो, उन्हनि जे चाचनि। त असीं मिडिल क्लास फैमिली हुआसीं। पोइ असीं असांखे अची बॉम्बे खां थोरो घणो रही करे कैंप में असां चयो हाणे असांखे पंहिंजो ॿूटो ॿारणो आहे। पोइ असीं आयासीं बरोच माना गुजरात में। गुजरात खां असीं आयासीं अजमेर में। बसि पोइ अजमेर में मुंहिंजी असांजी पढ़ाई थी। अजमेर में कीअं असांजे फादर स्ट्रगल करे पंहिंजे पाण खे एस्टेब्लिश करे असीं पंहिंजो जीवन हिते पढ़ाई वढ़ाई हुते कईसीं। त इहा हिकिड़ी नंढी ॾाढी आहे। ॿियो मुंहिंजे बुज़ुर्ग तव्हां चओ त यादि कयो त मुंहिंजे फादर जी सिस्टर देवर मैरिड सिंधियुनि में हुते पाकिस्तान उमरकोट ऐं मीरपुर में, उहे उते ई रहिजी विया। पाकिस्तान में कोन रहिया, छाकाणि हुनजा उते हुआ। हुन चयो न असीं पंहिंजी मातृभूमि खे कान छॾींदासीं, पर असांखे शिफ्ट पाकिस्तान में अचिणो पियो। त उन्हनि जी यादि अचे थी त उहो कीअं असांखां विछड़ी विया ऐं पाकिस्तान में ऐं उमरकोट में ऐं मीरपुर खां त उहो बसि उहा यादगिरी आहे त मां जो नंढो तॾहिं उनखे ईंदा हुआ असांखे सभिनी घर में। पर पोइ बसि अजमेर खां पोइ इहा संभाल नंढो कीअं नंढो वॾो करे असां पर उन्हनि जी असांखे यादि आहे भई कीअं उहा यादि ई असांखे लाइ ॾाढी ॻाल्हि आहे त भई बुज़ुर्गनि जो छा हक़ असांजे मथां उन्हनि कीअं असांखे पालियो, कीअं असांखे वॾो कयो, उन्हनि जो क़दुरु कयोसीं। बसि इहा ई मुंहिंजी वेनिती आहे तव्हां सभिनी खे। ऐं असां बुज़ुर्गनि खे थोरो थोरो यादि करे उन्हनि जे चरण कमरनि ते जीअं उन्हनि जो सिद्धांत हुआ उन ते असीं हलूं ऐं सभु खां असां प्रेम प्यार सां। ऐं हीउ जेको अॼु जो प्रोग्राम आहे मूंखे ॾाढो वणियो ऐं थैंक्स टू नरेश बेरानी इहो भई ऑर्गनाइज़ करे हिक ॿिए सां हिक ॿिए जा ख़्यालु आदान प्रदान कयूं ऐं हिक ॿिए खे ॾाढी ख़ुशी ॾींदी, सभिनी सां गॾिजण ॾींदी ऐं प्रेम प्यार करण ॾींदी। थैंक यू। भाटिया जी आपका स्वागत है। ये बाबलानी जी न्यूयॉर्क में रहते हैं, आप जानते भी होंगे इनको। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है, जो लोग हमारे जिनको कुछ यादें हैं वो अपने जो तकलीफें उन्होंने देखी उसको वो शेयर करें।
तो ये आज वही बता रहे थे कि कैसे इनको आज भी अपने बुजुर्गों की याद आती है जो वहां छूट गए और रह गए। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप आए हैं, आप इनका सम्मान करें। एक बार तालियां बजा दीजिए जोर से। भारत माता की, भारत माता की। चलिए, भाटिया जी को जाना है, वो भी कुछ बोलना चाहते हैं। धन्यवाद नरेश जी। अभी जब विभाजन विभीषिका की बात, हिंदी तो पूरी नहीं आती मगर जो बता रहे थे काफ़ी समझ में आ रही थी बातें। तो मैंने तो जब जन्म लिया तब तो मैं देश आज़ाद था, मगर विभाजन का दर्द क्या होता है मैंने अपने माँ बाप की आंखों में देखा है। मेरी माता जी बताती हैं कि बेटा मैं गली में खेल रही थी और तेरे नाना जी आए और उन्होंने मेरे हाथ पकड़ा और लेकर चल पड़े। जो सलवार कमीज मैंने पहनी थी बस वही कपड़े थे मेरे पास, जो पहने थे वही कपड़े थे, जो गुड़िया थी, खिलौने थे, वो सारे के सारे घर पे रह गए और वो हाथ को उंगली लगा के चल पड़े। और वहाँ का जो हमारा उस भैरव से भी मेरी माता जी हैं, तो जो वहाँ का प्रधान था वो कहते हैं थोड़ा अच्छा था मुसलमान, तो उसने गेट खोला और छोटा गेट खोला एक कि जिसमें से लोग निकले और कहते हाथ पकड़ा तो तेरे नाना जी ने मेरा, और मेरा हाथ छूट गया और वो गेट के पार चले गए और गेट बंद हो गया। तो तेरी सारी मासियाँ और मामा उधर रह गए और मैं इधर रह गया और मैं रोऊं और वो गेट ना खोलें। और बड़ी मुश्किल से तेरे नाना जी ने हाथ पैर जोड़ के वो गेट खुलवाया और लेके आए। और हमारे पास कुछ नहीं था, सिर्फ सबने जो कपड़े पहने थे बस वो कपड़े तो एक झोला था तेरे नाना जी के हाथ में, या 2 या 4 रुपये जो उनकी जेब में होंगे बस वही थे और कुछ नहीं था। ऐसे ही मेरे दादाजी ने विभाजन के बाद आकर लाल किले के बाद पटरी लगाकर साड़ियाँ बेची। तो MDH वालों के पास एक दिन मैं गया तो उन्होंने बताया कि तेरे दादाजी के पास क्या कुछ होता था, कितने बड़े गोडाउन थे, कितनी हवेली थी। तो जब उन्होंने पटरी पे सामान बेच रहे थे तो एक उनको सियालकोट का बंदा मिल गया, तो उसने कहा लाला जी आपने तो इतना सोना था, आप कुछ सोना ही ले आते, चलो जमीन जायदाद तो नहीं ला सकते तो सोना तो ला सकते थे। तो मेरी 5 बुआ थी, तो उन्होंने कहा मैं अपनी इज्जत ले आया, अपनी बेटियाँ ले आया, मैं सब कुछ ले आया। और देखिए मेरे समेत हम यहाँ जितने बैठे हैं ना, यहाँ पे सिंधी पंजाबी भाई जितने विभाजन के बाद आए हैं, आपको इस बात का गर्व होना चाहिए, मुझे भी इस बात का गर्व है कि हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, ना किसी पंजाबी भाई ने, ना किसी सिंधी भाई ने भीख मांगी, ना हमने कोई आरक्षण लिया। हमने ज़िंदगी में कभी नहीं कहा कि हमें कोटा दे दो। हम तो लुटे पुटे आए थे, कुछ नहीं था हमारे लोगों के पास। अधिकतर लोग जो आप बैठे अपनी मेहनत से पहुँचे, अपने माँ बाप की मेहनत से यहाँ दोबारा हम लोग स्टैंड हुए, मगर हमने ना भीख मांगी, ना किसी के हाथ फैलाया, ना हमने कुछ कहा कि हमारे नौकरी में ये दे दो, हमें व्यापार में ये दे दो। तो आपकी एक तारीफ बनती है क्योंकि हमारे पूर्वजों में बनती है। और उसके बाद एक बात और कहूँगा, आपके और हमारे पूर्वज जो थे वो असली शेर भारत माता की संतान थी। उन्होंने किसी के दबाव में, किसी के लालच में अपना धर्म नहीं बदला, अपनी जान दे दी, अपने प्राण दे दिए, मगर अपना धर्म नहीं बदला किसी ने। तो ये उस शेर पूर्वजों की संतान है। हमें अपने बड़ों पे गर्व होना चाहिए और इसी चीज परंपरा को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं नरेश भाई का, जगदीश जी का, सभी सिंधु समाज के लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मुझे तो बड़ा गर्व होता है कि देखो जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार में आता हूँ, और जब नहीं आता हूँ तो बड़ा महसूस होता है कि कोई मिस हो गया। और बहुत बहुत धन्यवाद नरेश भाई द्वारा आपका, क्योंकि आज देखिए नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया हुआ है कि 14 तारीख को पूरे देश में विभाजन विवक्षा दिवस मनाया जाएगा। आज मुझे भी 2 जगह जाना है, सुबह से ही आज कार्यक्रम हो रहे हैं, इसलिए नरेश जी माफ़ी चाहता हूँ, और मुझे नजफगढ़ जिले भी जाना है इसी काम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाटिया जी को एक तो सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकें उपाध्यक्ष भाजपा दिल्ली प्रदेश के बनने के लिए। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। और आज हम विभाजन विवीक्षा मना रहे हैं, कल हम स्वतंत्रता दिवस भी मनाएंगे सूर्य 15 अगस्त का, और आपका शाम का भी एक ड्यू है।
मनकानी साहब के लिए भी तालियां बजा दीजिए। आज मेरी तबीयत को ढीली चल रही है, जिसकी वजह से मैं पिछले 4-5 दिन से शाम को झूलेलाल चालिया में भी अपनी आरती नहीं लगा पाया, पर आज ऐसा मौका मिला है और ये मौका जो है इसको मैं जाने नहीं देना चाहता था। तो मैंने कुछ पंक्तियाँ आज के इस मौके पर लिखी हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद है आपको ये पंक्तियाँ मेरी पसंद आएंगी। विभाजन दीक्षा स्मृति दिवस 1947 में भारत का विभाजन इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है। दुनिया का सबसे बड़ा पलायन लगभग 1.5 करोड़ लोगों को रातों रात अपना सदियों पुराना घर छोड़ना पड़ा। हिंदू और सिख पाकिस्तान को छोड़कर भारत की ओर भागे। डर और अफवाहों के कारण अचानक दंगे भड़क उठे। जो लोग सदियों से साथ रह रहे थे वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। शरणार्थियों से भरी ट्रेनें लाशों से भरकर पहुंचने लगी। 14 अगस्त को भारत में विभाजन विश्व स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2021 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा की गई थी। भारत इस दिन को लाखों पीड़ितों और बचे हुए लोगों के सम्मान में एक राष्ट्रीय स्मारक दिवस के रूप में मनाता है, जिनको 1947 के विभाजन के दौरान विस्थापन, हिंसा और भारी नुकसान का दर्द झेलना पड़ा था। अब एक छोटी सी पंक्तियाँ हैं इस कविता के रूप में। बिछड़ गए वो साए जो कल तक अपने थे, रातों रात बिखर गए जो बुने सपने थे। एक हाथ में संदूक था, एक हाथ में सशक्ति यादें, पैरों में छाले थे और अधूरी रह गई बातें। चली थी जो ट्रेनें वो मुसाफिर नहीं ढोती थी। कटते हुए रिश्तों पर वो लोहे की पटरियां भी होती थी। पानी मांगते होठों पर सिर्फ बारूद का साया था। मजहब की इस जंग में इंसान ने इंसान को गंवाया था। वो नीम का पेड़, वो सावन का झूला, कैसे कोई छोड़ दे जो दिल कभी नहीं भूला। सरहद के उस पार खड़ी आज भी रोती है ज़मीन, जिसने एक झटके में खोल दिए अपने जानशीन। ये दिवस कोई उत्सव नहीं, एक मौन प्रार्थना है। नफरत से उजड़े गुलशन की एक दर्दनाक दास्तां है। दुआ है बस इतनी कि फिर आंगन ना बटे, सियासत की कोई कैंची से फिर कोई दामन ना कटे। वो चीखें, वो आंसू, वो माँ बहन का तनन,
वो चीखे, वो आंसू, वो माँ बहन का कनन याद दिलाता है हमें 14 अगस्त का यह बंधन। यह सिर्फ तारीख नहीं, यह सिर्फ तारीख नहीं, एक गहरा घाव है जिसने बिखेर दिया था भाईचारे का चमन, जिसने बिखेर दिया था भाईचारे का चमन। आज नमन है उन रूहों को, आज नमन है उन रूहों को जिन्होंने दर्द सहा इस विभीषिका की आग में, इस विभीषिका की आग में, जिनका सब कुछ बहा, जिनका सब कुछ बहा। याद रखेंगे वो मंजर, याद रखेंगे वो मंजर, ताकि फिर न भूले हम। याद रखेंगे वो मंजर ताकि फिर न भूले हम। नफरत की इस दीवार ने इंसान से क्या क्या कहा, नफरत की इस दीवार ने इंसान से क्या क्या कहा, इंसान से क्या क्या कहा। वंदे वंदे वंदे। भाई थैंक यू मर्दानी साहब। जुरानी साहब आएंगे जरा मंच पे। ये हम इनका स्वागत नहीं कर रहे हैं, हम इनका सम्मान कर रहे हैं कि ये जो जितने भी लोग हैं हमारे बुजुर्ग जो अपने तकलीफ, अपनी जो उन्होंने तकलीफें सह के जो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, उसके लिए उनका सम्मान है। हमारे अजीत रावतानी जी नहीं आए हैं। हमारे दादा का तो रिकॉर्ड हो चुका है। श्रेष्ठा, अब हम जो एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तो हम चाहेंगे कोई और भी अपना हो यहाँ पे जो अपनी कुछ शेयर। आइए आइए आप आइए। कोई और कुछ शेयर करना चाहेगा? आप भी जाइए। प्रदीप खेड़ा जी के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। यहाँ पर उपस्थित मेरे बुजुर्गवान, सभी महिलाएं, मेरे भाई, मैं सबको सादर प्रणाम करता हूँ। ये दिन ऐसा है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, जो आज 79 साल के बाद हम यहाँ पे मना रहे हैं। मैं अपनी कुछ पिताजी द्वारा या दादाजी द्वारा बताए गए उन लम्हों को बताना चाहूँगा जो आज भी मुझे रुला देते हैं और अभी भी मुझे रुला रहे हैं। मेरे दादा पटवारी हुआ करते थे और उस समय जब विभाजन शुरू हुआ तो हमारे दादाजी और पूरा परिवार एक पठान के पास छुपा हुआ था, जो उस सोचते थे हमारे दादाजी और हमारे पिताजी कि यह उनकी आखिरी रात हो सकती है, क्योंकि हर जगह दंगे फैले हुए थे और मार काट चल रही थी। तो हमारे जो दादाजी के अच्छे स्वभाव और उनके संस्कारों ने हमें जो सिखाया और जो उन्होंने हमें बताया कि हमारे लिए मुसलमान भी अपने को बचाने के लिए अपने जान पर न्यौछावर हो गए थे। पठान जो थे जिन्होंने अपने घर में हमें रखा हुआ था, मुझे तो नहीं पर मेरे माता पिता और दादा को, मेरे पिताजी की शादी को एक ही दिन हुआ था। विभाजन ऐसा हुआ कि गोलियां चल रही थी, सलवार से गोली निकल रही थी। माँ आई और पिताजी को लेके चली गई कि हमें यहाँ नहीं रहना, हम वापस
पाकिस्तान छोड़कर भारत जाएंगे, हिंदुस्तान जाएंगे। लेकिन उस पठान ने हमें ये कहा कि जब तक मैं जीवित हूँ, मैं जिंदा हूँ, आपके बाल को भी बांका नहीं होने दूंगा। उन्होंने अपने घर में हमारे दादा दादी, पिताजी, माताजी, चाचा चाची, बुआ सबको अपने घर में रखा हुआ था। लेकिन उसी वक्त मौत उनके घर पर आ बैठा और पठान की जबान ऐसी होती थी जैसे सच्चा लिखा हुआ वर्ड होता है, सच्चाई को बताता है। तो उन्होंने ये बताया कि मेरे घर में अगर एक भी हिंदू मिल जाए तो उसको काट देना, नहीं तो अपने आप को अंदर ही काट लेना, बाहर मत आना। ये जुबान सुनकर सारे जो दंगाई थे वो अंदर जाने की हिम्मत ना करते हुए वहाँ से वापस चले गए। और मेरे दादाजी ने ये कहा कि पठान जी, आपने हमारे को बचाया, ये हम अपनी ज़िंदगी में ताउम्र याद रखेंगे। ये पार्टीशन नहीं, ये हमारे भाइयों का विभाजन है जो मुसलमान और हिंदू दोनों को अलग कर रहा है। चलो जो भी हुआ, आगे हम इस बात के लिए अपने माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कारों को, अपने इन बच्चों को जो आज यहाँ पे अभी है नहीं, बहुत कम लोग हैं, आज मैं अपनी उस सच्चाई का बताते हुए बयान करता हूँ कि जो हमारे माता पिता ने विभाजन के टाइम पर देखा, जो उन्होंने उस पीड़ा को सहा, एक दिन शादी को हुआ था और सब कुछ छोड़कर एक सलवार और कमीज में, जैसे भाटिया जी ने अपनी मदर का बताया, दादी का बताया कि हमारे माता पिता भी एक एक सलवार में वहाँ से भाग निकले और अपनी जान बचाकर, वो पठान ने हमें रात को अपने घोड़े में बिठाकर, बग्गी बनी हुई थी उसको कवर करके रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के बाद हमारे दादाजी के पाँव छुए और कहते हुए ये कहा कि बस इतना मेरा साथ था, इसके अलावा मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, आपकी जान बच गई। ये मेरा एक ईमान खराब करा मैंने झूठ बोलकर कि कोई भी हिंदू अंदर नहीं है, पर लेकिन इस झूठ के लिए मैं उस स्थिति को, उस परिस्थिति को आपको बचाने के लिए ये कह रहा था। और मैं अब ऊपर वाले ईमान का वो करता हूँ कि मुझे जो गलती मैंने की है वो आपको सही सलामत हिंदुस्तान पहुँचा दे, बस इससे ज़्यादा मैं आपके कुछ नहीं चाहता। तो ये सब हम परिस्थितियाँ तो नहीं देख पाए, पर लेकिन हमारे दादा, हमारे पिताजी ने ये सब हमें बताया। तो मैं आप सबके सामने उनके बयान करते हुए या बखान करते हुए सिर्फ बलानी साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। मैं 67 साल का आज हुआ हूँ और 79 ईयर्स पहले ये जो विभाजन हुआ था उसको हमें देख तो नहीं पाया, पर लेकिन मैंने कुछ विभाजन यहाँ पे भी देखे हैं, कुछ नुकसान यहाँ पे भी होते देखा है, 84 के दंगे देखे हैं, पर लेकिन मैं उसको यहाँ नहीं बखान करना चाहता। ये दिवस विभाजन विवीक्षा स्मृति दिवस है, यहाँ सिर्फ हम उसी बारे में बात करेंगे। और मैं अपने इन विचारों के साथ अपने को धन्य मानता हूँ कि मैं आप सबके सामने अपना थोड़ा सा समय दे सका। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। ये भी अपने कुछ मन की व्यथा है, पीड़ा है, उसको बताना चाहेंगी। धन्यवाद। जैसा अभी खेड़ा जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा। हम लोगों ने विभाजन देखा नहीं, पर विभाजन की बातें सुन के उसको महसूस ज़रूर किया है। जैसे इन्होंने बताया अपने पेरेंट्स के बारे में, फादर ने बताया, ऐसे ही हमने अपने फादर से ये सब सुना कि कैसे वो लोग अपना सब कुछ छोड़ के, वहाँ उस समय उनके पास बहुत पैसा होता था, उनकी फैमिली के पास, उनके ग्रैंडफादर के पास, पर जैसे विभाजन हुआ और सब कुछ छोड़ के उनको यहाँ आना पड़ा। और यहाँ आकर जो उस समय उनकी उम्र करीब 15 साल होगी, 14-15 साल, और 14-15 साल के बच्चे को बहुत कुछ समझ आ जाता है कि ये क्या हो रहा है करके, बहुत छोटे नहीं थे। और फिर यहाँ आके जब उनके छोटे भाई बहन साथ में थे उनके, तो जो दादाजी थे उनके पास कुछ काम नहीं था, और काम नहीं था तो फिर जो डैडी सबसे बड़े थे अपने भाई बहनों में, तो उन्होंने ही सारा कुछ संभाला। वो बताते हैं कि हमने कंघियाँ भी बेची वहाँ पे, वो दरियागंज में सेटल हुए थे और वहाँ पे दिल्ली गेट में उन्होंने कंघियों
सब्जियों की दुकान, फिर उसके बाद दुकान खरीदी गई दादाजी द्वारा और वो फिर बाद में उन लोगों ने चलाई। मन्नू दादा बहुत अच्छे से जानते हैं उनको, क्योंकि उनके बड़े भाई के और मेरे डैडी ऐसे दोस्त थे कि जिनके डैडी के गुजरने तक, अंकल अभी भी हैं और डैडी के गुजरने तक वो मतलब बहुत उनके अच्छा प्यार है और मन्नू दादा से भी बहुत प्यार था उनका। तो ये सब चीज़ें जो हम लोगों ने सिर्फ महसूस इसलिए की हैं क्योंकि जो हमारे फादर थे उनके पास वहाँ बहुत पैसा था। अगर आज उनके पास पैसा होता उस समय तो उनको ये तकलीफ़ें ना झेलनी पड़ती, उनके जो भाई बहन, उनके जो बच्चे थे उनको ये तकलीफ़ें ना झेलनी पड़ती, जैसे जो उनको सेटल करना। फिर उन्होंने 10वीं पास की और उसके बाद में 10वीं तक ही पढ़े थे, पर वो बहुत अच्छा लिखते भी थे और बहुत अच्छा, उनकी राइटिंग भी बहुत सुंदर थी। और मगर उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट नौकरी शुरू करी, दादाजी की दुकान भी संभाली और अपने भाई बहनों को भी बड़ा करने में मदद करी। तो ये सब चीज़ें आज के बच्चे वो उस परेशानी को नहीं जान सकते कि क्या हुआ था उस समय, कैसे विभाजन हुआ था। आज सिर्फ हम देखते हैं कि ट्रेन पे कुछ लोग लदे हुए हैं, जा रहे हैं, कि लाशें हैं पिक्चरों के द्वारा। अगर मैं वाकई ये जो मैं कहना चाहती हूँ, जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ आई हूँ स्टेज पे, मैं वो उनकी हिस्ट्री, वो तो सब जानते हैं कि क्या हुआ था उस समय। मैं जो बताना चाहती हूँ आज की जनरेशन को, अगर आप वाकई चाहते हैं कि ये आज़ादी हमें किस तरह से मिली जिसका लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, तो आप लोग अंडमान निकोबार जाइए। वहाँ सेल्युलर जेल है, काले पानी की जेल जिसे कहते हैं। वहाँ उसको इतना अच्छा दर्शाया गया है कि जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए इतना काम किया, उनको कितनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी है आज़ादी लेने के लिए। तो वहाँ जाके मेरे को अभी भी कुछ हो रहा है अंदर से सोच के, और वहाँ उस समय मेरी आंखों में आंसू आ गए थे देख के। तो मैं सभी पेरेंट्स को, मैंने अभी आई डोंट नो वो पब्लिश होगा या नहीं होगा, मैंने न्यूज़पेपर में भी नवभारत टाइम्स वालों ने लिखा था कि आज़ादी के बारे में लिखने के लिए, तो मैंने लिख के भेजा है। उसमें भी मैंने ये लाइन मेंशन करी है कि जिसको अगर आज के जनरेशन को अपने बच्चों को ये बताना है या खुद भी जानना है कि ये कैसे आज़ादी हमें मिली, उसके लिए उनको वहाँ जाके वो ज़रूर देखना चाहिए कि अंडमान निकोबार में जो उन्होंने वहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है सारी मूर्तियाँ बना के, कि कैसे हम लोगों ने ये आज़ादी पाई और कितनी तकलीफ़ें उन लोगों ने झेली है, कितनी यातनाएं झेली हैं। तो बस मैं यहीं पे इस अपने शब्दों को विराम दे रही हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने बोला, पर आज जो हमारा, एक मिनट सरिता जी, एक मिनट, आज जो हमारा टॉपिक है ना, हमारा टॉपिक आज आज़ादी के ऊपर नहीं है, आज हमारा टॉपिक है विभाजन विभीषिका। आज़ादी की बात हम कल करेंगे, पर आपने बोला बहुत अच्छा, थैंक यू। पर मैं आज, अब मैं इस बात को यहीं जो लोगों की कमेंट्स के, आज मैं उसको आज विराम देके काम चाहूँगा। आप भी बोलना चाहोगे कुछ? आओ आओ बताओ, आओ आपको अपना नीलम आ जाओ। भाई नागरानी जी अब आगे आ जाओ। अरे तो अब हमारे मिस्टर मनोहर रंगवानी, जो यहाँ पे जो भी अपना हम खाते पीते हैं उस सबका ये जिम्मेवारी है, अच्छा बड़ा सब। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर बेलानी साहब का, मिस्टर नागरानी साहब हमारे प्रधान हिंदू समाज के, जो उन्होंने मेरे को मौका दिया है बात करने। जब ये विभाजन हुआ था उस समय मेरी उम्र सिर्फ 1.5 साल की थी, जो मेरी माँ मेरे को गोदी में लेकर आई। अब मेरी समझ नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जो बता रहे थे कि मेरे पिताजी वहाँ पे तहसीलदार थे और बहुत अच्छी पोस्ट पे थे। जब आए गाड़ी के अंदर बड़े कतराम थे और माता जी ने मेरे को छुपा कर यहाँ ले आए। ये बहुत ही दुख की बात है। उसके बाद फिर हम अजमेर गए, वहाँ हमारे चाचा जी थे और वहाँ से खाली हाथ है, लेकिन मेरे पिताजी पढ़े लिखे थे, वो वहाँ नहीं रहे। इधर सब्जी मंडी में एक कमरे के अंदर 11 जने रहे और हमको रूखी सूखी रोटी खिलाई। अब प्रभु की इतनी कृपा है जो हमें सब कुछ दिया है और हम
माता पिता जी की बहुत बहुत शुक्राना करते हैं जो उन्होंने इतने कष्ट देख के हमें पाला बड़ा किया। धन्यवाद। बहुत अच्छा बोला आपने। अब मैं हमारे अध्यक्ष जी को बोलूंगा, इनका सम्मान तो हमारे अध्यक्ष जी करेंगे। हमारे पुत्र भी है, प्रेमी भी है, लड़ते भी है, झगड़ते भी है, लेकिन कुछ नहीं बोलते। हम लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, बिल्कुल। जब बैठेंगे आपस में तो मतभेद तो होता है, पर मनभेद नहीं है हमारे में। मतभेद है हम सब में, पर मनभेद बिल्कुल नहीं है। हमारा मन साफ है, चाहे जो मर्जी तो, खास करके नागलाड़ी के साथ उठना बैठना बहुत। मैं अब वो शिक्षा बोलूँगा, डॉक्यूमेंट्री चला है, जो एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसमें हमारे मिस्टर मनोहर करना, ये डॉक्टर नीलम की बहन और हमारे इंदु दादा जो है, इन सब ने अपने विचार रखे हैं। उसके ऊपर एक हमने कोशिश करी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाने की, 15-20 मिनट की। वो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग उसको बड़े ध्यान से देखें। सब लोग शांति से बैठेंगे। कल्पना कीजिए, आपसे कहा जा रहा है ये घर, आंखें बंद कर लीजिए। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और कल्पना कीजिए, आपसे कहा जा रहा है ये घर, ये गली, ये मोहल्ला, ये शहर, यहाँ तक कि ये देश छोड़ दो और आपके पास सिर्फ कुछ ही घंटे हैं। आप सवाल पूछते हैं, मेरा सामान यहीं छोड़ दो, मेरा घर भूल जाओ। आप पूछते हैं, मेरी ये संपत्ति जो मेरे पूर्वजों की निशानी है, मेरा ये आंगन जहाँ मैं खेला कूदा बड़ा हुआ, मेरा ये घर जहाँ मेरे बच्चों ने अपने पहले कदम रखे, इन सबको छोड़ जाओ। जवाब आता है हाँ। आपको इतना भी वक्त नहीं दिया जाता कि एक बार आप पलट कर अपने उस घर को, आंगन को, अपनी गली को देख सके। बस अब कल्पना यही रोक दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये हकीकत है। यह हकीकत है 1947 में हुए भारत पाकिस्तान विभाजन की। एक बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा है, एक पिता अपने परिवार को ढूंढ रहा है, एक बहन अपने भाई को ढूंढ रही है। कल तक जिनकी अलमारी कपड़ों से भरी थी, आज वे केवल एक गठरी पकड़े हैं। कल जो इंसान अपने पलंग पर चैन की नींद सो रहा था, आज वो रिफ्यूजी कैंप में जमीन पर लेटा है। एक माँ जो अपने बच्चों को पेट भर के खाना खिला रही थी, आज वो एक एक रोटी ढूंढने के लिए तड़प रही है। ऐसा ही कुछ दर्द सहा था उन सभी लोगों ने जो इस विभाजन के शिकार हुए। आज उनकी उम्र भले ही बहुत है, आप शायद उनसे पूछेंगे कोई 4 दिन पुरानी बात, तो शायद वो उनको याद ना हो। खैर, समय बीत गया, काफ़ी यादें धुंधली हो गई, लोग बूढ़े हो गए। जिन बच्चों ने ये मंजर देखा था, ये दर्द देखा था अपने माता पिता की आंखों में, अपने परिवार में, जिस दर्द के साथ जिया था, लेकिन उससे जुड़ी वो यादें आज भी उनके दिलो दिमाग में तरोताज़ा है। कहते हैं ना, कुछ दर्द और कुछ यादें ऐसी होती हैं जो उम्र भी नहीं मिटा पाती। आज हमारे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हैं जिनको शायद ये याद नहीं होगा कि 4 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले क्या बात हुई है, लेकिन आज भी अगर इनसे पूछा जाए 1947 उस दिन क्या हुआ था, तो यह अपनी यादों की अलमारी से सारे अपने दर्द आपको बिना रुके बता सकते हैं। आइए तो इन लोगों से मिलते हैं
और जानते हैं कि 1947 में इन्होंने कैसे दृश्य देखे, क्या दुखों का सामना किया और किस तरह वो यहाँ तक पहुँचे। आइए सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी और याद रखिए हमें इनके संघर्षों को और भारत के इस दर्दनाक इतिहास को भूलना नहीं है और ना ही भुलाने देना है। मेरा नाम गुनाह करना, उनका नाम गुनाह करना, मेरे जन्म तिथि जुलाई 1942 पाकिस्तान में लालखाना शहर में। मेरे फादर जो है वो सर्विस करते थे चंद्रे बागे, जो टीचर थे, BA-BT थे, उन्होंने सर्विस करते थे। हम लोग लालखाने में रहते थे और जब ये विभाजन हुआ तो उन्होंने समय नहीं आया और वो वहाँ चले आए लालखाना आ रहे थे। तो उन्होंने बहुत कुछ देखा, ऐसे काट खा लोगे कैसे लोगों का कत्लेआम हुआ और उन्हें कैसे जो कराया गया। तो ऐसा देख कर वो जल्दी जल्दी आए। उन्होंने अपना वेशभूषा बदली, वेशभूषा में कहा पहन लीजिए, तो वो सलवार समय गवाए। तो तट पर बिस्तरा लेकर हम लोग 4 महीने और मैं मेरे पिता माता चल और हम लोग कराची पहुँचे। कराची तक बहुत सावधानी से वहाँ पर कोई आन हमें पानी की जहाज में उठा दी। पानी की जहाज से हम मुंबई आए। मुंबई में हम मेरे फादर ने ऐसा कोई मिला नहीं, तो सब भाई बहन सब अलग अलग हो गए थे, किसी का पता नहीं कहाँ गया। मुंबई से हम एक लोग मेरी माँ का कोई कज़न था कोटा में, तो हम वहाँ से कोटा चले गया। कोटा से वो दिल्ली आते थे और वहाँ नौकरी तलाश कर रहे थे और उनको कोई रहने का था नहीं उनका कोई। कहते थे हम रात को मंदिर की दीवार पर सोते थे, दिन में यहाँ कोशिश करते रहते थे। उन्होंने कोशिश करते करते ये क्या कहते हैं जो से इस तरह से नौकरी पाई। मेरी नौकरी मिली यहाँ बोर्ड हाउस में शाहजहाँ में। तो उसके बाद कुछ दिन बाद जब सेटल हो गए, देखा कहाँ रहना क्या नहीं करना, जब लाना है तो पता चला कि यहाँ पुराने किले में कैंप है। हम लोग लेने आए कोटा से पुराने कैंप में आए और टेंटों में रहते थे लोग। टेंटों के बाद कुछ दिनों बाद में ये क्या करते हैं वो बैरिस में रहते थे। इसी तरह से पढ़ने वाली व्यवस्था इसलिए हमें कुछ मिलता था, कुछ दिन तक मिला राशन मिलता था। तो लाइफ कुछ ठीक रही उसे, हम लड़की नहीं मानते थे अपने को। हम तो एक जगह से दूसरे जगह से, देश तो वही हमारा वही हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान के उसके टुकड़े हो गए धर्म के आधार पर। और हम आए तो अपने देश में रहे, तो अपने देश में इन कष्टों को हमने देखा। वहाँ को छोड़ के, क्योंकि वो पाकिस्तान मुसलमान देश है, इस्लामिक कंट्री है और ये हिंदू कंट्री है। हिंदू का सभी मुसलमान भी रहते हैं, परंतु ज़्यादातर हिंदू है। परंतु उन्होंने जो हमें पीड़ा दी उसको असर नहीं है, उनको याद करना में मुश्किल सा रहता है। कैसे ऐसा हमारे साथ किया गया। हम ठीक ठाक सेटल थे, वहाँ अच्छी जगह थे, परंतु अंग्रेजों ने एक लाइन खींच के धर्म के आधार पर आप हिंदुस्तान को 2 टुकड़े करें, एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह लगाओ, पौधा भी लगाओ, तो मुश्किल लगता है। वो हमारे साथ हुई। ऐसा कुछ नहीं था, किसी के शरणार्थ है, शरणार्थ ही लिखते हैं। हमको एक जगह से दूसरी जगह बदला जाता है, उनको कष्ट हो जाए, कष्ट होगा ही बहुत जरूर। क्योंकि हमने जो हमारी जमीन थी, जो हमारी घर थे, वो छोड़ के हमें दूसरे अनजानी जगह आना पड़ा, जहाँ हमें देख जाना था। मेरा नाम गुलराजानी है, मेरे पिताजी पितौला नाम गुलराजानी और मेरे ग्रैंडफादर देखा गुलराजानी। अभी हम फिल्म में सन विलेज में रहते थे और तय का कोठरी था, जिला दादी था। जब मेरे पिताजी की जॉब जो थी वो लालखाने में कोर्ट हाई कोर्ट में थी, तो हमें अपने विलेज सन को छोड़ के 6 साल की उम्र में मैं लालखाना गया। 30 जनवरी को नथुराम गोडसे को ने जब महात्मा गांधी पे 30 जनवरी मार्च पे गोली चलाई, तो उसके दूसरे दिन ऐसे फसाद हुए। पिताजी तो ऑफिस चले गए थे और बहुत दंगे हुए कि हमारे बालकनी में जो फादर के नाम पे एड्रेस थी और घर का नाम था पिताजी का नेम प्लेट थी, वो भी हटा दिया गया था और तुलसी देवता के भी हटाए गए। जून के महीने में जून के पहली या 20 तारीख असा व्यापारी बदल कराची में हूंदो उते शिफ्ट थींदो हो तो उन्हें में असा बम्बई तक आया थी। अभी माण्हू न था, तो उन्हें जो ट्रेन के रस्ते सामान नथो उते बंदरगाह ते सॼी रहिया पिया हुआसीं। हिकु ॾींहुं शाम जो 6 ॾींहंनि खां पोइ ट्रेन आई वीटी के विक्टोरिया टर्मिनस ते ट्रेन आई त तव्हांखे हलणो आहे, हितां
हलवा असां सभई ट्रेन में वेठासीं ऐं किलोमीटर ॿुधायूं कोन त ट्रेन केॾां वेंदी केॾां हलंदी। उहा ट्रेन हली सिधो जॾहिं ट्रेन हली पोइ पतो पियो अंदरि पतो पियो त इहा ट्रेन पुणे जे भरिसां हिकिड़ी कैब आहे मिलिट्री कैब, उहा उन्हनि ख़ाली कई आहे। उते असांखे हलिणो आहे जेके उन्हनि जो मिलिट्री वारनि जो गाॾियूं ऐं बीहूं खे चारो ॾींदा ऐं उते उन्हनि जो थी सघंदा। पाकिस्तान वाला घर हमारा काफ़ी बड़ा था और उसके पास में थिएटर भी था, वेटनरी हॉस्पिटल थी, जो पिंपरी कैंप में 2 कमरे में। मेरा नाम इंदिरा बंगानी है। मेरे को तो इतना अच्छे से याद है कि हम कराची में रहते थे और मेरे पिताजी गवर्नमेंट ऑफिसर थे, वहाँ पर भी सरकारी नौकरी थी उनकी। सब उनको बहुत मिनिस्टर के साथ वो काम करते थे और उनका बहुत वहाँ पर नाम था। और अचानक उन्होंने ऐसे सुना कि पता नहीं यहाँ लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं या क्या, बाहर से कहीं से सुनकर आए थे। उन पर असर तो कम हुआ क्योंकि सरकारी ऑफिसर होने के नाते मिनिस्टर के साथ काम करते हुए, तो फिर भी वो डर तो बहुत गए थे। फटाफट हम लोगों को सबको बोला, मेरा एक भाई, एक मैं, एक मम्मी, डैडी और मेरी दादी, बोला कि जल्दी से जितना कुछ पैक कर सकते हो पैक करो। तो मेरे पिताजी के दोस्त थे कि बेटी की शादी होने वाली थी, वो भी रुक गई और उसके बाद वो दिल्ली में आ गए और उनको देखकर बड़ी तकलीफ़ होती थी कि सब कुछ उनका वही रह गया और लड़के का भी पता नहीं लगा। ये तो बड़ी दुखदायी खबर थी जो कि हमारी फैमिली में सबको दुख दी। हमारे जो मम्मी पापा थे इन्होंने जितना दुख देखा था वहाँ पर अपने दोस्तों का, अपने आसपास पड़ोसियों का, वो दोबारा जाने के लिए डरते थे। वो बिल्कुल दोबारा सोचा ही नहीं उन्होंने कि हम वहाँ जाएंगे। उनका कई सामान छोड़ भी गए थे, इतना बड़ा घर था वो भी छूट गया था, वहाँ काफ़ी सामान हमारा रह गया था। लेकिन उन्होंने सोचा हम नहीं जा सकते, हम ऐसा दुख किसी का देख नहीं सकते। जो आ गए थे दिल्ली में वो तो फिर भी अच्छा था, जो नहीं आ पाया उनकी अभी तक हमें कोई खबर नहीं। लेडीओ में हमें घर मिला, वो भी छोटा था, घर तो बहुत बड़ा था, कराची में तो इतना बड़ा घर था, पर हमने धीरे धीरे हमने उसको एडजस्ट किया नहीं। और वहाँ पर छत पे जब हम पढ़ते थे तो काफ़ी ऊपर जाना पड़ता था। वो जो लिखते हैं तख्ती पे लिखते थे हम, और पहले तो शुरू में लगता था कि क्या पढ़ाई तख्ती से लिखते करते हैं। पर मेरे पिताजी ने बोला कि कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे ये काम अच्छा होता जाएगा और आप भी अच्छे स्कूल में पढ़ोगे। जो भी हमारे पिताजी को इतने संघर्ष सहने पड़े और अपने दोस्तों को यारों को भुला दिया, वहाँ रह गए, तो उनकी जो वो बातें हैं अभी तक मेरे आंखों के आगे वो बातें हैं, मेरे को याद आती है और उनको मैं अभी तक भुला नहीं पाई हूँ। रेडियो पर हम सब सुन रहे थे पाकिस्तान हो गया, उसके बाद हमारे अंकल ने बोला तो भाई आप चले जाओ हिंदुस्तान। 2 महीने के बाद अगस्त में गया, हम 9 अक्टूबर में 27 अक्टूबर 1947 में हम बॉम्बे पहुँच गए। 27 को वहाँ से निकले, उससे वर्षों में पानी के जहाज में, और 29 को हम बॉम्बे में पहुँच गए। फिर हम गुवाहाटी में इसी तरह रहे बॉम्बे। उसके बाद पावर कैंप के उधर दिव्या पावर में उधर 6 महीना 6-7 महीने रहे। कई लोग ने हमको बोला तुम लोग अभी से निकल, उन लोग ने हमारे पीछे शिकारपुर बम केस हो गया था, मन भरा था, तो बोला अभी जो पुलिस आ गई थी, पुलिस ने सारा घेरा कर दिया जो हमारे घर को तलाशी ले ली। तो झूलेलाल मंदिर था हमारे घर में, तो झूलेलाल को पुकारा तो वो निकल नहीं पाए, ऐसे का जब था। बल्कि हम 27 को वहाँ से निकले, उससे वर्षों में पानी के जहाज में, और 29 को हम बॉम्बे में पहुँच गए। विभाजन विश्व का एक दर्द, एक पीड़ा, एक तकलीफ जो है बहुत गहरे गाँव, जो कि हमने अपने बड़ों से सुने, और आज भी वो बातें सोच के बहुत तकलीफ होती है। मैं हिंदू सिंधी अशोक लालवानी अखंड भारत का हिस्सा थे। हमारे सारे सिंधी परिवार अचानक जब ये हुआ, जैसे कि उन्होंने बताया, कि हम अपना केवल धर्म बचाने के लिए, अपने को हिंदू कराने के लिए, अपने को हिंदू रखने के लिए भारतवर्ष चुना, सब कुछ छोड़ दिया, जमीन जायदाद
धन दौलत, अपनी जमींदारी। मैंने जमींदार परिवार से वहाँ जब हम अखंड भारत का हिस्सा थे तो हमारे पूर्वज जो थे जमींदार थे, बड़े थे, कल्याण थे, ज्वाइंट फैमिलियों में रहते थे। तब हम जो है हवेली कहते थे अपने घरों को, 20-20 कमरों की हवेलियां थी। वो पीड़ा जब हमें छोड़ना पड़ा, भाग दौड़ क्या ला सकते थे वहां से, 2 मुट्ठियों में क्या आ सकता था, खाली हाथ जो कुछ 2 मुट्ठियों में आया वो लेके भाग लिए। बड़ी तकलीफ से ट्रेनों के ऊपर चढ़ के, धक्के खा के, कुछ हमारे अपने रिश्तेदार, अपने भाई बंधु रास्ते में ही तक गए, रह गए अपना धर्म बचाने के लिए। उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं मंजूर किया, इसलिए सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आ गए। मैं एडवोकेट डॉक्टर नीलम शर्मानी। मैंने तो कुछ वो दर्द देखा नहीं जो लोग अखंड भारत से यहाँ पे आए, लेकिन जो दर्द मैंने अपने मामी डैडी के आंखों में देखा और उनसे सुना, उनको बयां करते हुए सुना, उसी के बारे में मैं बोलूँगी। वो बताते थे इतना बड़ा घर था, सब कुछ था, और एकदम से अचानक सुनने में आया कि कन्वर्जन हो रहा है फ्रॉम हिंदूज टू मुस्लिम। उन्होंने सोचा था रिलीजन तो बिल्कुल नहीं बदल सकते, हम दिल्ली आएंगे। और वो लोग दिल्ली आए, तो उन्होंने बताया वहाँ पे बड़ी लड़ाई, दंगे फसाद, ये वो सब हो रहे थे। लोगों ने बड़ी तकलीफें झेली वहाँ पे भी और यहाँ आकर भी। मैं तो कभी भी ये भूल ही नहीं सकती जो उन्होंने दर्द सहा, हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो भी प्रॉब्लम्स देखी और सही हैं। हम तो बिल्कुल जैसे ना हमारे पेरेंट्स 0 ही आए यहाँ पे, लेकिन 0 से हम कहाँ पहुँच गए, द होल वर्ल्ड नोज। जय झूलेलाल। मैं नरेश बिलानी, महामंत्री सिंधु समाज भूमि, जो कि राजेंद्र नगर में स्थापित है और जिसके जो सदस्य हैं वो सारी दिल्ली क्या, सारे हिंदुस्तान क्या, सारे विश्व भर में फैले हुए हैं। आज मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये विभीषिका दिवस मनाने का एक फैसला किया। कि मनाना क्या है, ये एक हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो भूले ना कि हमारे जो बड़े थे वो किस हालात में क्या संघर्ष उन्होंने करा 1947 के विभाजन में। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे बुजुर्ग बताते थे कि जब वो लोग यहाँ पे आए तो उन्होंने मकान कब्जे कर, मतलब गवर्नमेंट ने कहा भाई आप जाके रह लो यहाँ पे, रिफ्यूजी कैंप कहलाते थे, पर एक्चुअली रिफ्यूजी कैंप नहीं थे, वो विस्थापित लोगों के कैंप थे। तो वो जाके रहते थे, पानी जैसे मैंने बताया टपकता था, टीन वाले मकान थे। तो उन लोगों को रोज सवेरे सरकार से लोग आते थे, उनका सामान उठा के बाहर रख देते थे कि आप लोगों के मकान ये नहीं है। फिर रात को वो अंदर रखते थे, पानी नहीं, पानी का एक हैंडपंप लगा होता था, उसमें लाइनें लगती थी, लड़ाइयाँ होती थी पानी के एक एक बूंद के लिए, जिसे वो हैंडपंप से पंप करके पानी भर के लाते थे। मतलब आज मैं उनकी आंखों में, वो मुझे भूलता नहीं है कि वो जो दर्द उन्होंने अपनी आंखों में महसूस करते थे और एक उम्मीद में वो ये दुनिया छोड़ के चले गए कि शायद उनको मौका मिलेगा जहाँ पे वो पैदा हुए, जहाँ पे वे बड़े हुए और जहाँ जगह उन्होंने, मतलब एक तरीके से उनका राज होता था कि शायद वो जा पाएंगे। पर बहुत अफसोस की बात है कि वो अपने मन में ही इच्छा वो लेके वो इस दुनिया से चले गए। हमारे बच्चों को भी मैं यही याद दिलाता हूँ कि इस चीज़ को कभी मत भूलना कि जो हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्गों ने सेटल करा आज बार बार, और वो उनका जो स्ट्रगल था, मैं कहता हूँ तुम हमारी आंखों से देखो कि कैसे आज भी कभी बात होती है उनके बारे में, तो मेरे भी आंखों में कभी कभी आंसू आ जाते हैं। तो मेरे बच्चे उसको देखते हैं और महसूस करते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ यही बात तुम अपने भी बच्चों को आगे भूलना मत, ये याद दिलाना उनको। अब डाडा मुंहिंजा जब सिंध में हुआ, खड़ी बोली पंहिंजी सारे जग में हलिया, ओ खड़ी बोली पंहिंजी सारे जग में हलिया। गॾिजे सिंधी जिते, गॾिजे सिंधी जिते, मां त सिक सां गॾियां, मां सिंधी आहियां, हा मां सिंधी आहियां। आई एम प्राउड टू बी अ सिंधी। भाई एक हमारी कोशिश है ये कि इसको
हम अपने बच्चों को याद दिला सकें कि वो इस चीज़ को कभी भूले नहीं। और इस श्रेष्ठता के लिए आप एक बार जरूर तालियां बजा दीजिए। ये बहुत मेहनत करी है इसके लिए। और ये जो है ये आपको हमारे सिंधु समाज के फेसबुक, इंस्टा पे और यूट्यूब पे ये कल से श्रेष्ठता कल लोड हो जाएगी, परसों मंडे तक ये लोड हो जाएगी। तो आप इसको सर्कुलेट करिए, अपने जितने भी जानने वाले हैं सबके पास भेजिए ताकि वो सब देखें। अब हमने एक स्किट तैयार करा है बच्चों का, वो भी 2 दिन के अंदर तैयार हुआ है एकदम शॉर्ट नोटिस पे। तो मैं आप सब लोगों को कहूँगा कि उसको भी बड़े ध्यान से देखें। एक बार बच्चों के लिए तालियां बजा दीजिए जरूर। डिस्प्ले पसंद है, डिस्प्ले पसंद थी सके। जय झूलेलाल। मैं आपको सबको एक सूचना देना चाहता हूँ, इसका एब्स्ट्रैक्ट क्या है। पार्टीशन, अंग्रेज ने तो लाइन खींच दी कि आप इधर चले जाओ, वो उधर चले जाएंगे, जिस हिसाब से कि खैर जो समय आया ठीक था। उसके बाद जितना मुसलमान ने और मुसलमानों ने अपने धर्म को बचाने के लिए सब पाकिस्तान बना लिया। पाकिस्तान से कुछ उनमें मिला नहीं। जब हिंदू रहते थे तो वो प्रास्परस थे, हिंदुओं के खातिर। अब जैसे देख रहे कैसे भूखे मर रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसलिए हम तो अपनी जगह पहुंच गए, ठीक रह गए, जैसे थे वैसे ही लगभग हो गए। तो ऐसा देखें पार्टीशन है ये। और ये पार्टीशन ने क्या किया, हम लोगों ने तो कुछ शर्म किया। जैसे एक 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 प्लांट होता है, एक जगह से दूसरी दिखा दिया, कष्ट किया। परंतु अब जो आपने देखा, जो उनकी हालत देख रहे हैं आप टीवी में देख रहे होंगे, आटा 150 रुपये किलो और अंडे 600 रुपये डजन, ऐसा देख रहे हैं। तो ऐसा पार्टीशन हमारे लिए तो ठीक था, जो भी हुआ भगवान ने ठीक चाहा, परंतु आप देखें उनको दुर्दशा क्या है। धन्यवाद। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि सन 2021 में उन्होंने ये फैसला लिया कि हमें विभाजन विदिशा मनानी चाहिए। नहीं तो हम लोग तो शायद भूल ही चुके थे कि क्या क्या तकलीफें हमारे बड़ों ने देखी, क्या क्या दुख, कैसी तकलीफें उनको मिली। हम सब लोग 15 अगस्त तो कई सालों से मनाते हैं कि जो बलिदान दिए उनके नाम याद रखते हैं। पर मेरे हिसाब से जो लोग इसमें मारे गए, मैं कहूँगा उन्होंने भी बलिदान दिया अपनी आज़ादी के लिए। तो ये भी हमें याद रखना चाहिए कि जो लोग वहाँ से आए और रास्ते में मर खप गए, उनको हमें भूलना नहीं चाहिए कि कैसे उन्हीं के कारण जो है हम आज यहाँ बैठे हैं। तो उनको भी हमें याद करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम आज जो बंटवारे को याद करते हैं, वो उसने सिर्फ ज़मीन को भी नहीं, इंसानियत को भी बांट दिया। विभाजन हुआ क्यों? राजनीतिक कारणों से देश के 2 टुकड़े करने का फैसला लिया गया। अगर बंटवारा करना ही था तो सवाल ये है, क्या ये इस तरह खून खराबे के साथ होना जरूरी था? सबसे बड़ी चूक, बिना तैयारी के विभाजन। इतिहास गवाह है कि अगर बंटवारा जरूरी भी था तो इस तरीके से, योजना से और इंसानियत के साथ किया जा सकता था। लेकिन क्या हुआ, समय बहुत कम दिया गया, सिर्फ 6 हफ्तों में लाइन खींच दी गई, लोगों को तैयारी का मौका ही नहीं मिला, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं। 1.5 करोड़ लोग घर छोड़कर निकले, पर रास्ते में सुरक्षा के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं। इसी कारण ट्रेनों में कत्ले आम हुए, प्रशासन फेल हो गया,
पुलिस, फौज, प्रशासन सब बंटवारे की उथल पुथल में खुद ही बिखर गए। नेताओं की जल्दबाजी, सत्ता हस्तांतरण की जल्दी में आम आदमी की जनता की कीमत नहीं समझी गई। नतीजा दंगे, लूट, आगजनी, ट्रेनों में लाशें और लाखों लोग बेघर। हमारा सबक क्या है इससे? विभाजन विवक्षा हमें 3 बातें सिखाती है। फैसले जल्दबाजी में नहीं होते। कोई भी बड़ा फैसला लेते समय आम जनता की सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। नफरत की राजनीति खतरनाक है। धर्म के नाम पर बांटने से सिर्फ विनाश होता है। मानवता सबसे ऊपर। सीमा रेखा खींचना आसान, पर रिश्ते जोड़ना मुश्किल। हमें कभी भी इंसान को इंसान से अलग नहीं करना चाहिए। आज का संकल्प, आज हम उन लाखों लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने इस विवक्षा को सहा। अगर और हम संकल्प लेते हैं कि भविष्य में चाहे कोई भी फैसला हो, वो संवाद से, शांति से और मानवता के साथ होगा, ताकि विभाजन शब्द हमारे इतिहास का आखिरी काला अध्याय बना रहे। अगर बांटना ही तो था तो दीवारें बांटते, दिल नहीं बांटते। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय। अब मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग टाइम निकाल के आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ज्ञान कपूर जी, हमारे महेश छाबड़िया जी, हमारे सुधीर सलूजा जी, आप सबका धन्यवाद। और हमारे और भी मीडिया के पत्रकार बंधु बैठे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारी कोशिश रही कि लोग विभाजन विवक्षा, आप बोलना चाहेंगे कुछ? आइए एंड आपके उससे करते हैं। उसके बाद भोजन की व्यवस्था है। हाँ, उससे पहले 1 मिनट कटेजा जी को मैं 2 मिनट मंच पे बुलाना चाहूंगा। ये एक बहुत बड़ी, बहुत दुर्लभ चीज ये लाए हैं। 1930 की भागवत, ये देखिए 1930 की भागवत शिकारपुर सिंध में पब्लिश की गई थी। ये एक बहुत ही दुर्लभ चीज है जो इन्होंने संभाल के रखी है। मैं इनके पेरेंट्स से मैं कहूंगा इसको जरा अच्छे से आप और संभालें। अगर जरूरत पड़े तो सिंधु समाज आपकी इसमें मदद करेगा, इसको सारा कुछ कैसे भी करने में, ताकि ये एक बहुत अच्छी यादगार है। एक बार तालियां जरूर बजा दीजिए, जोरदार तालियां इसके लिए होनी चाहिए। जरा इसकी फोटो जरूर अच्छे से ले लेंगे। इधर थोड़ा सा इधर आ जाए, इधर आ जाए। इसको जरा, ये बहुत कीमती चीज है, इसमें आप आइएगा, इसको मिलके हम करते हैं। इसमें पीछे पब्लिशर का भी नाम है, प्रिंटेड बाय मिस्टर पोकर दास थावर दास एट दी सिंध प्रिंटिंग प्रेस inside नौशाला गेट शिकारपुर सिंध, published by Mr. पोकरमल थावरदास, publisher and bookseller शिकारपुर सिंध। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। कपूर साहब आइए आप।
इसको रिस्टोर करेंगे। आप आना हमारे पास, इसको हम रिस्टोर करेंगे। कपूर साहब भी एक बहुत पुराने हमारे हैं, बुजुर्ग सीनियर, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दें। मैं जो कुछ यहाँ कहना चाहता हूँ वो इस शेड्यूल में तो नहीं था, लेकिन बेलानी साहब ने जिस तरह से इतिहास का वर्णन किया तो मेरा भी दिल किया कि मैं अपनी कुछ विचार आपके सामने रखूँ। जिस विभीषिका की हम बात करते हैं, आज हम जिसको याद कर रहे हैं, जिस विभीषिका की हम बात कर रहे हैं, आज जिसके लिए हम अपने विचार रख रखे हैं, तो हमें ये सोचना होगा कि क्या वो विभीषिका वाले दिन खत्म हो गए हैं या अभी भी मौजूद हैं। आप सब जानते हैं कि जहाँ कहीं भी एक पर्टिकुलर वर्ग की संख्या बढ़ जाती है तो वहाँ की सरकार पे भी कब्जा करने की कोशिश करते हैं। हमारे आसपास कितने ही विश्व के देश हैं जो इस विभीषिकाओं से गुजर रहे हैं, जो इन सब का सामना कर रहे हैं। सिर्फ वही सामना नहीं कर रहे, हमारे सामने हमारे कश्मीर की जो हालत हुई थी वो हम सब भूल नहीं सकते हैं। वहाँ ये बेटी, ये हंसने की बात नहीं है बेटिया, सीरियस बात हो रही है, आप लोगों के लिए बात है, आपकी जानकारी की बात। हमारे कश्मीर से जिस तरह से बंधु भाग कर आए थे, उसका कारण उसी के ही हिसाब से आगे जाता है। आज भी जहाँ जहाँ एक वर्ग की अगर संख्या बढ़ती जा रही है तो वहाँ के हिंदू पलायन करते हुए वो इलाका छोड़कर दूसरे इलाकों में जाकर बस रहे हैं। ये जो हम अपनी बात रख रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए लोगों ने बहुत सारे शेष नहीं किया है जो हमारे बुजुर्गों ने किया था। जैसा कि बेलानी जी ने यहाँ पर कहा, हमारे बुजुर्ग वहाँ से किस तरह से अपनी जान बचा कर निकले थे, किस तरह से परिवारों को निकाल के लाए थे, या जहाँ पर जिनके परिवार वहाँ पर रह गए उनकी क्या हालत हुई, हम एक अंदाज़ा भी नहीं लगा जा सकते। आज हम जिस युग में जी रहे हैं उस युग में हमारे पास दी हुई सारी फैसिलिटीज़ हैं, परंतु हम उस फैसिलिटीज़ के दौरान में हम भूल जाते हैं कि हमारे सामने एक अजीब से हालात भी खड़े होने जा रहे हैं। ये जो विचार है, ये विचार जिसको हम जैन जी कहते हैं, ये उनके लिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि उनके लिए सेक्युलर सब कुछ होता जा रहा है। राजनीति के लोगों के लिए तो ठीक है, दोनों तरह के वोट चाहिए, वो कहेंगे कि हाँ जी ये भी अच्छी है, वो भी भाई वो भी भाई, लेकिन ऐसे ऐसे वीडियोस आपके सामने आजकल के मीडिया के बीच में आपको मिलते होंगे, जिसके बीच में सच्चाई हमारे सामने पेश होती है कि हम कौन सी मुश्किलों में धीरे धीरे फंसते जा रहे हैं। क्यों हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारे साथ क्या क्या साजिशें हो रही हैं। हर जगह के ऊपर हर आप मेरठ की हालत देख लीजिए, मुरादाबाद की हालत देखिए, यूपी के अनेकों देश हैं, अनेकों शहर हैं जहाँ पर इनकी मेजॉरिटी हो चुकी है और वहाँ पर आपके सामने ओबीसी मियाँ हैं, खुलेआम समर्थन करते हैं, उनको खुलेआम लोग समर्थन देते भी हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर अगर बात रख लें तो लोग हमें कहना शुरू कर देते हैं आप हिंदू मुसलमान करते हो, आप ये करते हो, वो करते हो। तो ये सारी बातें हमें अपने अंदर झांकनी चाहिए। नहीं झांकनी तो भी आने वाले हमारे जो बच्चे हैं उन बच्चों की सुरक्षा के लिए ही हमें इसके ऊपर विचार करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हमारी कंट्री में सेक्युलर शब्द लगा हुआ है तो ठीक है, संविधान के अधीन जो है हम खुलेआम ये बातें नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम वो बातें तो हम कर सकते हैं जो पर्दे के पीछे या हमें को मना करने के लिए नहीं है। अगर हमने ये तय कर लिया कि हम सामान कौन से वर्ग से खरीदेंगे तो कोई हमें मना नहीं कर सकता। अगर हम ये तय कर लें कि हम किस वाले वर्ग को आगे बढ़ाना चाहेंगे, किस वाले को पीछे करना है,
आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप ही जो पैसा उन लोगों को दे रहे हैं, जो उनसे सामान खरीद रहे हैं, उनसे आप ही के विरुद्ध इस्तेमाल होने वाले हथियार खरीदे जाने हैं। हम इस बात पर विचार नहीं कर पा रहे हैं। हमने अपने ऐसे ऐसे कट्टर लोगों को हम समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई कम से कम आप देख तो लिया करो, किस 2 पैसे महंगा मिले लेकिन अपने आदमी से तो खरीदो, उसका परिवार पलेगा, आपका पैसा गलत जगह पर इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन फिर भी लोग जो है जहाँ 2 पैसे कम लगते हैं वहाँ चले जाएंगे, वहाँ से खरीदेंगे, सब कुछ ये चल रहा है। इसमें हम किसी का दोष नहीं कहते, सिर्फ इसीलिए है कि क्योंकि हमारे अंदर वो आग नहीं है। हमारे अंदर जो जिस दिन आग जली है, एक छोटा सा किस्सा आता है, माफ कीजिएगा मैं समय ले रहा हूँ। एक महिला का बच्चा जब आग में झुलस जाता है तो महिला ने चाहे सारी जिंदगी खाना ना बनाया हो, आग के सामने बैठी ना हो, तवे का सेक ना बर्दाश्त किया हो, लेकिन जब उसका बच्चा किसी आग में उलझ जाता है तो वो औरत छलांग मार देती है आग के अंदर बच्चे को बचाने के लिए। इसका सिर्फ इतना ही है कि हमारे अंदर आग है कितनी, हम सोचते कितना है, हमारा लगाव किसके साथ है, अपने धर्म के साथ हमारा कितना लगाव है। जब तक हमारा धर्म के साथ लगाव नहीं होगा, ये विभीषिकाएँ चलती रहेंगी, ये हमें बर्दाश्त करती रहनी पड़ेगी। आप रजिंद्रनगर मार्केट में चले जाइए, कितनी दुकानें खुल गई हैं और हमारे बच्चे वहाँ पर खाने खाते हैं, उनको सारा सब कुछ जो सुविधाएँ मिल रही हैं उन लोगों को। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम अपने बच्चों को जागरूक कर सकें तो भी ठीक है। जागरूक होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस वातावरण में वो रह रहे हैं वहाँ पर सेकुलरिज्म नहीं सिखाया जाता है, वहाँ पर धर्म नाम की चीज़ नहीं सिखाई जाती। मैं सिर्फ आप लोगों के सामने इतनी ही बात रखना चाहता था कि हमें सिर्फ विभीषिकाओं को याद नहीं करना है, बल्कि उनसे शिक्षा लेकर अपने धर्म का, अपनी सुरक्षा के लिए खुद इंतजाम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हम लोग वहां से सामान खरीदते हैं, पर सबसे पहली बात जो है ना कि जो दुकानें जिन्होंने किराए पे दी है ना, सबसे पहले तो उनको रोकना चाहिए। बच्चे तो बाद में आएंगे, तो जो बड़े जो लोग वो किराए पे दे रहे हैं ना दुकानें, पहले उनके ऊपर रोकना चाहिए। जब होंगी नहीं तो बच्चे कहां से खरीदेंगे। अब मेरे ख्याल से अब भोजन की आप सब लोग भोजन के लिए प्रस्थान करिए। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।